श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने बहुत से विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत। साथियों, इस जीवन जिसको हम जी रहे हैं, इसको कदम कदम पर एक ऐसे संतुलन की ज़रूरत रहती है जिसमें हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है वो निर्णायक होता है, जो तय करता है कि हमारा जो कदम है वो बैलेंस ढंग से रहे, ताकि हम इस जीवन यात्रा में सकुशल और सफलता से आगे निकल जाएं। मौलिक रूप से हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसका हमारे जीवन यापन में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आज हमारे पास जो 4 प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब अपने अपने फील्ड में इन सब चीज़ों को करते रहे हैं, इनके प्रति सजग रहे हैं। आज हम इनसे इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे पास सर्वप्रथम मैडम रविंदर जीत हैं, जो कि साइकोलॉजी में पीएचडी हैं। बहुत सालों तक टीचिंग का एक्सपीरियंस है और सच्चाई ये है कि हम लोग इकट्ठे वैश्य कॉलेज भिवानी में बतौर लेक्चरर काम करते रहे हैं। मिस्टर सतीश आर्य जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और मनोविज्ञान पर विशेष पकड़ रखते हैं, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें वो मनोवैज्ञानिक पकड़ इनकी राइटिंग में भी देखने को मिलती है। और हमें ये तीनों को सौभाग्य है कि हमारा एक बहुत ही ब्रिलियंट विद्यार्थी मिस्टर वशिष्ठ भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने वैश्य कॉलेज से ही शिक्षा प्राप्त की। बाद में बैंक में एक सीनियर मैनेजर के तौर पर रिटायर हुए और एक बहुत अच्छे लेखक भी साबित हुए। तो साथियों, इन सब का आभार व्यक्त करते हुए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैडम रविंदर, मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक का इनिशिएटिव आप लें, जिसके अराउंड हम लोग सारी बातचीत करेंगे। आपसे शुरुआत करें। जी, आज का जैसे कि आपको भी गंभीर साहब ने बताया, आज का हमारा विषय बेसिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है कि अगर एक मेंटली हेल्दी पर्सन है उसकी लाइफ किस प्रकार की हो सकती है और एक मेंटली अनहेल्दी पर्सन है उसकी लाइफ कैसी हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ, पहले तो सबसे पहले मुझे लगता है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ है क्या। यस। तो मैं एक एक्सपर्ट या विशेषज्ञ अपने आप को इसमें नहीं मानती, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस हम सब लोगों को है, हम सब लोग शायद इस चीज़ को समझते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो आई जस्ट स्टार्ट बाय शेयरिंग विद ईच अदर कि जैसे आर्य साहब हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या हो सकती है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज़ मेंटली हेल्दी और नॉट हेल्दी। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मेंटल हेल्थ को कुछ इस ढंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ कि आदमी बैलेंस ढंग से रिएक्ट करे लाइफ की सिचुएशंस को। अगर हर बात को या हर स्थिति को नेगेटिव ढंग से इंटरप्रेट करता है और एक उदासी के वातावरण में खुद भी डलता है और औरों को भी डालता है, तो मैं कहूँगा कि वो मेंटली हेल्थी नहीं है। उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को समभाव से रख सकता है और कोशिश ये करता है कि उस स्थिति का
संघर्षपूर्ण ढंग से सामना करते हुए विजय की तरफ बढ़े, प्रशस्त हो, तो मैं कहूँगा कि वो हेल्थी, मेंटली हेल्थी है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर Yes. आगे आगे जैसे अरे साहब, जो बात आपने कही है, इस बात को अक्षर अक्षर उचित समझते हुए आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा केजरीवाल को लेके हो रही है। केजरीवाल ने जिस जिस ढंग से अलग अलग सिचुएशंस में ऐसी ऐसी जो स्टेटमेंट्स दी हैं जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, जो ऐसे लगता है कि भाई उसके पर्सनैलिटी के बाहर जाकर उसके द्वारा कही गई है, से उसका ये कहना कि मोदी जी, इस जीवन में आप मुझे नहीं हरा सकते, हम आपसे इस जीवन में तो कम से कम हार नहीं मान सकते, या उसका इतना बढ़ चढ़ कर कहना कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो आपको कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन कही गई बातें हैं जो आर्य साहब ने कही कि बैलेंस ऑफ माइंड ये इंडिकेट करता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उसमें आप ऐसी सामंजस्यपूर्ण अपने वक्तव्य दें जो आपको अगर विड्रॉ भी करने पड़े तो एम्बैरेसमेंट ना हो। मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब इसको कोई पॉलिटिकल शेड से मोड़ने का नहीं है, मैं इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो आर्य साहब ने कहा है वो हमें इन दो एग्जाम्पल से और स्पष्ट ढंग से जस्टिफाई। जी मैम, मैं कहना चाहूँगा जी, सर कि बेसिकली हमें, आप कुछ कहेंगे सर? आप कही कोई बात, मैं मेरे दिमाग में एक हाँ। सवाल आया। नहीं आप करिए। देखिए गंभीर साहब, जो बात आपने कही है इसको मैं इस ढंग से इंटरप्रेट करना चाहूँगा कि आमतौर पर राजनीतिक नेताओं की यही भाषा होती है, वो एग्जेजरेशन या हाइपरबोली का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ केजरीवाल की ही बात नहीं, दुनिया के किसी भी लीडर को आप उठा लीजिए, वो ये मान लीजिए कि एग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ देयर लीडरशिप। आमतौर पर लीडरशिप का मतलब यही लिया जाता है कि आप अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करें या इंस्टिगेट करें, और दोनों सिचुएशंस में इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो चाहे केजरीवाल हो या कोई और हो, कोई भी, किसी उससे पार्टी कोई को भी आप विशेष ले लीजिए, फर्क बिल्कुल। नहीं पड़ता है। नहीं, पॉइंट इज दिस कि एक तो होता है कि इंस्पायर करना, इंस्टिगेट करना, लेकिन आप अपने आप को ही ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल लें जहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन के फेवर में कही जाने वाली बात मेंटल नहीं। हेल्थ की बात अगर करें Yes. तो ट्रम्प का अगर उदाहरण लें तो वो इनसे भी बड़े हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें जरा पॉलिटिक्स से हाँ, दूर रह के हट बात के बात, करते हैं। हट के बात जी। करें। हाँ जी, विशेष हाँ, बात। राजेश। सर मैं कहना चाहूँगा, आप केजरीवाल को, मोदी को या राहुल गांधी को लेकर मेंटल हेल्थ का कोई स्टैंडर्ड तय ना करें, जी ठीक है बात। क्योंकि बेसिकली दे आर वेरी हेल्दी पीपल। उनका दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता They है। make others unhealthy, हाँ। mentally unhealthy. हाँ, और वे जानते हैं उन्हें क्या करना है। आर्य साहब ने बड़ा सही संकेत दिया कि किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट किया जा सकता है, या इंस्टिगेट किया जा सकता है। इंस्टिगेट किया जा I सकता है, think best word is mislead. हाँ, मिसलीड किया जा सकता है। Yes. यूं कह लीजिए, होता क्या है, राजनीति में सबसे बड़ी चीज है जीतना। हाँ। आप किस तरीके से ये विश्वास दिला सकते हैं, आप पूरी तरह से हारते हुए। आपने केजरीवाल की बात कही, केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि केजरीवाल लौटकर नहीं आ रहे हैं, हाँ। लेकिन इसके बावजूद वो सारा का सारा नाटक करना केजरीवाल के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये सिद्ध करता है कि केजरीवाल की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। फिजिकल हेल्थ खराब है, फैक्ट इज दिस, फिजिकल हेल्थ खराब है, उस आदमी के साथ कई सारी बीमारियां लगी हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत सही थी। सवाल ये है कि फार्मूला कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। अब राजनीति की बात अगर हम
छोड़ बेसिकली तो देगा। हमें हमें करनी मुझे नहीं चाहिए लगता थी, है, हाँ। लेकिन अगर हमने कर ली है कोई- तो आप ये समझ लीजिए कि ये बात जो केजरीवाल पर लागू होती है, ये बात लगभग सभी- सारे नेताओं पर लागू सभी होती है। politicians। ट्रम्प की बात आपने कही, हमारे कोई देश भी के ले किसी व्यक्ति की लीजिए। बात आप कह लीजिए। मुझे लगता है विदाउट टेकिंग नेम्स वी कैन जनरलाइज दैट Yes, ऑल yes. पॉलिटिशियंस दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। चलिए, आप अगर केजरीवाल को क्रेडिट नहीं देना चाहते या किसी भी बात या तो discredit. कमिंग बैक टू आवर ओन Yes. Yes. ओन So let us पर्सनैलिटीज, see, हाँ। यस। तो मैडम रविंदर, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला टेस्ट किसी भी व्यक्ति का होशो हवास में आने के बाद इस बात पे आता है कि उसका जो कैरियर है उसमें उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी वर्क करती है, किसके अनुसार वो अपने कैरियर को चूज करता है, और फिर कहाँ तक वो उस मेंटल पर्सनैलिटी को लेकर, एक मेंटल हेल्दीनेस को लेकर आगे चल पाता है और रिग्रेट नहीं करता या उसको सक्सेस मिलती है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट फेज जहाँ पर किसी आदमी की मेंटल हेल्थ के बारे में हमें पता लगता है। मैं इसको अगर इलस्ट्रेट करना चाहूँ, मैं बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स को मिला हूँ, आप लोग भी मिले होंगे, प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, इवन आईएएस रैंक के अफसर, आईपीएस रैंक के अफसर मैंने रिग्रेट करते हुए देखे हैं कि भाई हम तो खामखाई इन सर्विसेज में आ गए। या डॉक्टर कहते हैं कि भाई मेरा पैशन म्यूज़िक था, मैं तो खामखाई डॉक्टरी में आके फंस गया। ऐसे लोग हमें जब आसपास मिलते हैं तो आपको लगता है कि इन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ना तो स्वयं अध्ययन किया है, ना बहुत कुछ सीखा है, और इस तरह से एक बीमारू व्यक्ति की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। क्या कहते हैं? बेसिकली आई थिंक मेंटल हेल्थ को हम सिर्फ करियर से कोरिलेट नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो आई एम सेइंग यू हैव गिवन वन एग्जांपल। या सो इन जनरल मेंटल हेल्थ में बेसिकली व्हाट इज मेंटल हेल्थ, वो उस पे Yes. आगे चलते हैं। हाँ। है ना? इसके बाद फिर कंट्रीब्यूटिंग हाँ, फैक्टर्स क्या है? कंट्रीब्यूटिंग Yeah. फैक्टर्स क्या हैं, और दूसरा ये कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट कर सकती है। राइट, कैरियर बीइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट Yes, ऑफ दैट, yes, सो वी विल लेकिन, कम टू हाँ। एवरीथिंग। सो लाइक यू नो हेल्थ, हम कहते हैं कि हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ इलनेस। यस, इसी तरह मेंटल हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। लाइक अगर कोई किसी पर्सन को डिप्रेशन है या स्किज़ोफ्रेनिया है या मेनिया है, एनीथिंग, दैट इज ऑफ कोर्स मेंटल इलनेस। बट अगर हम कहें कि इस बंदे को डिप्रेशन नहीं है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है या मेनिया डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, सो दैट मीन्स दिस पर्सन इज मेंटली हेल्दी। नो, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है बेसिकली दैट इज़ योर पॉजिटिव माइंडसेट, यस, positive way of looking at things which help you to you know avoid stress। जैसे हमारी लाइफ में आप करियर की बात करें या लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, पर जो पर्सन मेंटली हेल्दी है उसमें ये कैपेसिटी होगी कि वो उस स्ट्रेस को अवॉइड कर सके। नंबर वन, रेजिलियंस हो उसमें। रेजिलियंस हो, वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. ठीक है, और अवॉइड कर सके, मतलब जैसे क्या होगा कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है वो बड़ी जल्दी स्ट्रेस लेगा, लेकिन मेंटली हेल्दी पर्सन उतनी जल्दी स्ट्रेस को नहीं लेगा। और अगर सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है तो स्ट्रेस अगर होता है तो इमीडिएटली उसको मैनेज करने की कैपेसिटी उसमें होगी। Yes. रास्ते निकालेगा। ठीक है ना। और जैसे आर्या साहब ने कहा, इमोशनली बैलेंस होना। So to your ability to maintain your emotional balance in different situations is very very important important. sign of or indicator of mental health. शॉक अब्जॉर्बर Similarly, yes. अंदर से ही तैयार हों Yes, you- ताकि कोई भी चीज़ जो डाइवर्ट हो रही है उसके शॉक को वो एब्जॉर्ब कर Yes. So that shock absorbing capacity of the person you can Yeah. say, that we can say your capacity to manage the stressful situation. यस, यस, So ये that way. मुझे फ्राइड का एक ऐसे मैंने पढ़ा था कुछ साल पहले, उसकी याद आती है। तो वो पेन और सफरिंग को डिफाइन करता है। Yes. उसको मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्ट करके हम देखते हैं।
तो कहता है कि पेन या सफरिंग जनरेट कैसे होती है, ट्रिगर कैसे होती है। पेन और सफरिंग ट्रिगर ऐसे होती है कि एक आदमी या तो अनविलिंग टू अडॉप्ट टू ए सिचुएशन है या इनकेपेबल है। यस, तो अगर वो इनकेपेबल है तो भी मेंटली इल हो जाएगा और सफ़र करेगा। राइट। और अगर वो केपेबल है लेकिन अनविलिंग है, उस हालत में भी वो जो मेंटली उसके मेंटल हेल्थ उसकी बिगड़ेगी और पेन और सफरिंग की तरफ बढ़ेगा। तो मैं कई बार इस बात के फिर उसने एग्जांपल दिया, रेजिलियंस की जो बात की मैंने, उससे ध्यान आया कि बड़े जब तूफान आते हैं तो बड़े बड़े ओक के पेड़ टूट के गिर जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द लिटिल ग्रास। या ग्रास का कुछ नहीं बिगड़ता, तूफान आ गया फिर उसके बाद फिर खड़ी होगी, एक बार गिर जाएगी फिर खड़ी हो जाएगी। राइट। तो मेंटल हेल्थ का मेरे ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि आप में रेजिलियंस कितनी है, आप कितना सिचुएशन के साथ एडजस्ट करके Flexibility उसको, ना, उसको आप में इमोशनल इंटेलिजेंस कह लीजिए, चाहे उसको वो कह लीजिए रेजिलियंस कह लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप रेजिलियंस रखते हैं तो इसका मतलब है कि मेंटली आप बैलेंस्ड हैं या हेल्थी हैं, और रेजिलियंस नहीं है, बहुत स्टिफ हैं, तो इसका मतलब है That कहीं ना means कहीं flexibility is very important. Very, है ना? very important. Flexibility to adjust to the situation. तो फिर आप स्ट्रेस भी कम लेंगे, यस, एंजाइटी भी कम होगी, सो यू रिमेन हेल्दी। Yeah. और यहाँ ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स भी ये हैं कि आपको स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, इसी तरह से आप जो है व्हेन यू वर्क यू कैन वर्क इन ए वेरी प्रोडक्टिव वे, आप इमोशनली स्टेबल होंगे, रेजिलिएंट होंगे, यू विल फील इनर पीस एंड जॉय। पर दूसरी तरफ क्या है कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, मतलब दोनों चीज़ें, मेंटली हेल्दी हैं तो आप ये कर पाएंगे, दूसरी तरफ अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन है, अगर आप उसको मैनेज करने में सक्षम हैं तो आप मेंटली उतने मेंटली हेल्दी होते चले जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें, और अगर कोई इससे सर्कल, स्ट्रेस से को एस्केप ही करने की कोशिश करे तो उसको क्या कहेंगे? यू नो एस्केपिज्म इज अवॉइडिंग एंड स्ट्रेस आ एस्केपिज्म। गया हाँ, और आप उससे बच के निकल वही गए, मैं कह रही हूँ, दो यू चीज़ें। आर नॉट रेडी टू कन्फ्रंट इट। you know there are two different terms, one is escaping, one is avoiding, है ना। एस्केप में होता है कि आप डर के भाग गए, अवॉइड होता है कि आपने कोई और रास्ता निकाल लिया जिससे कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आपने मैनेज कर लिया, अवॉइड कर लिया, उसको होने ही नहीं दिया, है ना। तो वो तरीका मेंटल हेल्थ के लिए क्या हो सकता है कि आपने कुछ टेक्निक्स ऐसी, मान लो आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स विच यू फॉलो डेली and make your mind strong so that any stressful situation you can easily avoid that stress. Even if stressful situation is there, you are able to avoid because you have made your mind so healthy, so positive that no stress will be able to affect you. अल्टीमेटली लाइफ में कोई भी सिंगल ट्रैक स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। हाँ, आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, जो आपकी एजुकेशन रही है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो कुछ आपने लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है, उसका सम टोटल जो है वो आपको गाइड करता है कि आपके सामने जो टिपिकल सिचुएशन आई है विच इज़ एडिंग स्ट्रेस टू यू, उसको आपने अवॉइड करके, टू व्हाट एक्सटेंट अवॉइड करना है, टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव टू फेस इट, हेड ऑन कोलिजन लेना है, और कहाँ पर जैसे जिन टेक्निक्स का आपने जिक्र किया है उनको फॉलो करके आपने आगे निकलना है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि क्या उस तूफान के बाद आप पुनः वापस अपनी स्थिति में कैसे और कर सकते हैं। Resilience, या हाँ। रेजिलियंस, दैट इज आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या विचार देखिए है? सर, मैं थोड़ा सा इस बात को इस तरह से देखता हूँ, मेंटल हेल्थ को अलग से डिफाइन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेसिक थिंग इज़ हेल्थ। हम्म, अगर मोटे तौर पे एक साधारण आदमी की बात करें, बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोगों की बात ना भी करें, तो अगर किसी आदमी की हेल्थ ठीक ठाक है, उसकी लाइफ का स्टाइल ठीक चल रहा है, खाना पीना रहना सब ठीक चल रहा है,
तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वो मेंटली भी हर सिचुएशन के साथ अपने आप को कोप करने की पूरी कोशिश करता है। मतलब आपका फिर भी- मतलब है कि फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ मतलब ये सारे मैटर करती हैं, सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट They करती हैं। contribute, of course, कोई they कोई ऐसी contribute. मेंटल हेल्थ, कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है जो अकेले अपने लेवल पे या तो ना। अफेक्ट होती हो या कुछ कोई उसका अलग रोल हो। होता क्या है, हम जब लाइफ जी रहे होते हैं उसमें सारी चीजें हमारे मन से नहीं होती। यस, आप कर्म कर सकते हैं, आप कर्म करते रहिए, फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन में देखना ये है कि अगर आप, दो फैक्टर हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होनी शुरू होगी तो मेंटल हेल्थ उसके साथ अपने आप रिलेटेड है। आप बीमार हैं, लगातार आप ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ आपकी डाउन जाएगी। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव भी होने लगेगा, उसे रोकना बड़ा मुश्किल है। आपको लगेगा मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ तो मर ही जाऊँ। बड़े बूढ़े लोगों को जिनकी एज हो गई होती है, बीमार रह रहे होते हैं, वे आमतौर पर कहते हैं ईश्वर हमें उठा क्यों नहीं लेता। ईश्वर नहीं उठाएगा। आपको ये देखना है कि इन हालातों में आप अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी मेंटल कैपेबिलिटी पर। उस उम्र में वो क्या इतने सक्षम हैं कि अपने आप को इस बात समझाएं कि जीवन मरण मेरे हाथ में नहीं है, शरीर के दुख जो है वे मेरे हाथ में नहीं है। फिर आप फिलोसफी की बात करेंगे तो बेसिकली सारी फिलोसफी जो आप हमारे आसपास हम देखते हैं, ये सारी फिलोसफी बेसिकली मेंटल हेल्थ को क्रिएट करने के टूल्स के रूप में ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेवलप हुई होगी। और इसी तरीके से लोगों ने इसे डेवलप किया होगा ताकि हम इस पूरे माहौल में अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सकें। आप मेडिटेशन करते हैं, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो फिजिकल भी और मेंटल भी। मेंटल चाहे आप किसी योगा की बात कर लीजिए, मेडिटेशन की बात कर लीजिए, Mental fit. अकेला मेंटल कुछ नहीं है। आप अगर एक वेजिटेबल स्टेट में हैं, आपका दिमाग काम भी कर रहा है तो आप क्या कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है, ये सारा एक कॉम्बिनेशन है। Yes. ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहना चाहिए, मेंटल और फिजिकल इसके बीच में। और उसके बीच में हमें थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए। यस, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से जीवित रहा जा सकता है। असफलताएं मिलेंगी, असफलताएं मिलना या बीमार हो जाना या चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, आपके प्रियजनों का जीवन से चले जाना, ये किसके जीवन में नहीं होता है, सबके जीवन में होता है। आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप अपने आप को ये समझाएं कि ये मेरे वश में नहीं है, और इसके बाद भी हमें जीना होगा और स्ट्रगल करना होगा। हम लाइफ से भाग नहीं सकते। एस्केपिज्म की बात आई। आप कब तक पलायन करेंगे? पलायन करना तो कोई रास्ता नहीं है ना। आपके चाहने से मृत्यु नहीं आएगी, आपके चाहने से सिचुएशन नहीं हटेगी, तो आपको फाइट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशेष जी। मेरा ये मानना है कि ये जो आदमी के अंदर जीने की इच्छा है, जी जिसको जिजाविषय हम बोलते हैं, जिजीविषा कहा जाता है, इट इज सो इंट्रिंसिक, सो डीप स्किन एस्पेक्ट, डीप रूटेड, हाँ। सो डीप रूटेड कि हम भले ही जुबान से कुछ कहते रहें। मुझे एक ओशो की छोटी सी कहानी याद आती है। जी वो लिखते हैं कि एक लकड़हारा था, बहुत निर्धन, बहुत अकिंचन, शरीर से भी बहुत ही दुबला पतला, जंगल से लकड़ियां ला रहा था, साथ बुड़बुड़ा रहा था कि परमात्मा तू उठा क्यों नहीं लेता। इतने में उसको जोर से ठोकर लगी और वो लकड़ियों के गठरे समेत नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो गठरा उठाता, परमात्मा को फिर उसने पुकारा कि और कितना मुझे दुख देगा। इतने में पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा और कहा चल भाई। तो उसने पीछे मुड़ के देखा और कहा तू कौन है? उसने कहा भाई तुमने परमात्मा को पुकार लगाई थी और मैं उस पुकार के एवज में प्रस्तुत हुआ हूँ, चल तेरे को ऊपर लेके चलता हूँ। तो वो कहने लगा क्या हुआ, बुजुर्ग दुर्बल आदमियों को मजाक करने की भी हक नहीं रहा। अगर मैंने कहा है तो ये तो नहीं कहा था कि तुम अभी हाथ के हाथ से उठा दे। तो कहने का भाव ये है विशेष जी, लोग बुजुर्ग ये बातें कहते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर की जो जिजीविषा है वो इतनी स्ट्रांग है कि आदमी डेथ बेड पर भी होके इस बात की कामना करता है कि अगर जीवन मुझे पुनः मिल जाए तो उसका मुकाबला नहीं है। तो ये जो आप
ने जितनी भी बातें कही उसमें ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मेंटली स्ट्रांग है तो हम लोग अंत तक इस जीवन से जुड़े रहते हैं और जीवन को भोगने के लिए भी तत्पर रहते हैं। अभी यहाँ जैसे यहाँ एक और विचार मेरा हाँ। दूसरी तरफ उड़ा जी जी कि कई बार ये माना जाता है कि जो मेंटली इल हैं हाँ, या डिस्टर्ब्ड हैं वो कहीं ना कहीं जीनियस भी होते हैं। यस, कई पेंटर्स का जिक्र आता है, कई Mathematicians हैं, मैथमेटिशियंस का डा विंची का जिक्र आता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो जिनकी हम बात करते हैं, क्या ये कहीं से आपको जीनियस बनाने की तरफ भी ले जाते हैं? नहीं मैं इससे एग्री मतलब नहीं एक करता। नहीं आपकी एक बात ठीक है। आर्गुमेंट पूरा। के तौर पे हाँ, के ऐसा माना जाता है, जैसे डा विंची के बारे में हम कहते हैं कि ही वाज हैड सम मेंटल इश्यूज मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध हैं जैसे, और कितने सारे लोग हैं जो इल थे मेंटली, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने काम किए वो रिमार्केबल थे, अपने आप में एक्सेप्शनल थे। नहीं तो क्या कोई ऐसा कनेक्शन भी बनता है? मैडम हाँ, शायद ज़्यादा हाँ। बता सकें इसके बारे में। मैं एक बात जोड़ूं इस बात Actually, में। हाँ। बेसिकली जितने भी कलाकार हैं जो विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें एक स्टैंडर्ड जो यार्डस्टिक है नॉर्मल मानने की, हाँ, हाँ। आप उन्हें नॉर्मल नहीं बिल्कुल पाएंगे। Yes. बिल्कुल। वे कहीं ना कहीं थोड़ा डेविएशन That is उनमें the thing, उनमें हाँ। उनमें उनमें रहेगा ही। डेविएंस रहेगी। हाँ, रहेगा ही। Devious, इसीलिए हाँ। और यही चीज उसे कलाकार बनाती है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट जो होना है किसी चीज का, वो क्यों हुआ? जब आप बिल्कुल एक आदमी को एक पेंटर की मैं आपको एक घटनाक्रम बताऊं। एक पेंटर बड़ी कोशिश करता था कि मैं भी रियलिस्टिक पेंटिंग बनाऊं, मैं एक ऐसा चेहरा बनाऊं जो बड़ा सुंदर हो। बहुत एफर्ट के बाद भी वो ऐसा नहीं बना पाया, तो उसने कहा ठीक है, ऐसा ना बनने दीजिए। उसने उस दिन से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करनी शुरू कर दी। उसने एक गोला बनाया और कहा ये चेहरा हो गया, ये हाथ बनाए, ये हाथ हो गए, और लोगों ने उसमें से जितना वो चाहता था उससे ज्यादा इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि ये एक थॉट प्रोसेस है जहां आप थोड़े से नॉर्मल से डेविएट हो जाते हैं, और यही चीज आपको कलाकार बनाती है। मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस जैसी कविता, बिल्कुल सन्निपात की स्थिति में, मानसिक रूप से थके हारे बीमार बुखार की स्थिति में वो कविता लिख दी, और उस कविता को लेकर दो तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग उसे कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं, और कुछ लोग उसमें इतने अर्थ खोजते हैं, मास्टरपीस कहते हैं, इतने अर्थ खोजते हैं कुछ उसमें कि कहते हैं इससे ज्यादा अर्थवान तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह से पेंटिंग्स को लेकर भी, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में आप बहुत सारे अर्थ खोज लीजिए या उन्हें कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दीजिए और कह दीजिए कि उसे कुछ आता ही नहीं था, जस्ट रंग फेंक दिए और पेंटिंग बन गई। मुझे एक्चुअली हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे जो जीनियस जिनको हम कहते हैं, उनकी सारी एनर्जीज उस फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। सो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स, है ना। वो उन सोशल स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं करते। उनकी लाइफ समाज में डिफिकल्ट हो जाती है। डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो फॉलो ही नहीं करते सोशल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स। सोशल उनका अपना एक एक फोकस है कि मैं इस फील्ड में, जैसे कोई मैथमेटिशियन है तो उसका सारा दिमाग उधर लगा हुआ है। हाँ। उसको कोई चिंता नहीं है घर में क्या हो रहा है, फ्रेंड्स कौन है नहीं है, एनिमीज है नहीं, कुछ है ही नहीं उसको। सो फिर हम लोग सोचते हैं कि ये सोशली डेविएंट है, द पर्सन इज नॉट नॉर्मल। वो हमारी थिंकिंग है। और दूसरा क्या होता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा जब एक चीज़ में फोकस करना शुरू कर देते हैं तो आपकी दूसरी एबिलिटीज़ उतनी डेवलप नहीं होती जितनी कि वो एक पर्टिकुलर एबिलिटी डेवलप होती है। सो दैट इज़ वाई वी फाइंड दिस पीपल सोशली डेविएंट या फिर एबनॉर्मल या मेंटली हेल्दी हमें लगता है वो नहीं है, जबकि वो अपने उस फील्ड में दे आर मच सुपीरियर देन अस, है ना। वो सिर्फ मेंटल हेल्थ की ये बात है कि जिस तरह से हम एक नॉर्मल वे में उसको डिफाइन करते हैं, शायद वो उस कैटेगरी में नहीं आते। एक्चुअली मेंटल हेल्थ किसी पागलपन को डिनोट नहीं करती, नहीं डिनोट कर। मेंटल हेल्थ हर आदमी की डिफर कर सकती है। हाँ। मैं यहाँ सिर्फ हम एक विशेष नॉर्मल, चीज- हाँ हाँ जी, आप देखें, मैं आर्य साहब से कल भी ये बात कर रहा था कि बुद्ध जैसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एक्नॉलेज सेंट से ये फिलॉसफी निकल के आई कि आप अगर साम्यक जीवन जीते हैं, अब एग्जैक्ट वर्ड साम्यक है, बैलेंस्ड, साम्यक भोजन, साम्यक विचार, मतलब कोई भी चीज़ जब आप एक्सट्रीम में नहीं करते,
बीच का रास्ता अपनाते हैं, वो आपके लिए एक हेल्दी लाइफ का सूचक बनता है। बट यू आर नॉट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस इसमें नहीं आती। ये अपनी अपनी परिभाषा की बात है। मैं आपसे यहाँ अगर बैठ के ये बात फ्राइड की जानना बात चाहता कहें तो वो इंटेलिजेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन भर बैलेंस रहता है एंड ही मे नॉट बी इंटरप्रेटेड एज ए इंटेलिजेंट पर्सन, बट वो एक साधारण जितने भी उसके अपने जीवन के निर्णय हैं वे ठीक से ले सकता है, ठीक से लेता है। बिल्कुल ठीक है। तो आई पर्सनली फील that life is much more better than the person who is known as intelligent person but is not always maintain a balanced life. एक्चुअली मुझे लाइफ लगता ऑफ है इस जॉय एंड प्लेटफॉर्म हैप्पीनेस तो है ही है उसकी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. दैट इज वेरी यू नो इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ का एक वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आप इनर पीस एंड जॉय, हाँ, हैप्पीनेस peace, है happiness. ना, वो यू शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस Yes. दैट। अंततः आपके हाथ में लगा क्या, हाँ। that is very important. और यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली मुझे लगता है कि हम जीनियस लोगों की इतनी बात नहीं कर रहे हैं जितनी कि हम या नॉर्मल ordinary साधारण आदमी की बात कर रहे हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमें ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ें एक नॉर्मल पर्सन जो है, कौन सी चीज़ें उसकी लाइफ में हैं जो उसको मेंटली अनहेल्दी कर सकती हैं। तो हमें लेट अस कम टू दैट Yes. पॉइंट, Right. है ना। अब जैसे सपोजिंग हमारे सामने बहुत सी स्ट्रेसफुल और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग कंडीशंस आती हैं। अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं है और उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं, इट कैन लीड टू मेंटल इल हेल्थ। बिल्कुल सबसे बड़ा, क्योंकि आज की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, इतनी आप कॉर्पोरेट्स में देखिए वर्क लाइफ बैलेंस नहीं अरे है तो। इवन स्कूल्स में मैंने देखा भाई, है ये कोटा जो कोटा में देखिए मोस्ट इंटेलिजेंट कितने बच्चे बच्चे जिनको आईटी में suicide- जाना है वे आत्महत्या करते हैं। सुसाइड कमिट कर रहे हैं। इवन स्कूल्स में गंभीर साहब मैंने आजकल देखा है, जो ये इंटरनेशनल बोर्ड या कोई भी आप अच्छा स्कूल जिसको हम कहते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ के टीचर्स की हालत आप देखिए, उनका खुद ही इतना बैलेंस बुरा बिगड़ा हाल। हुआ है। उनका बैलेंस, उनका वर्क लाइफ बैलेंस इज टोटली इट हैज गॉन Yes. हेवायर। हाँ, सारी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं टीचर से, ये करना है वो करना है, ताकि क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं इतनी ज़्यादा फीस स्कूल्स ले रहे हैं कि वो पेरेंट्स को खुश रखना चाहते हैं। खुश रखने के चक्कर में टीचर्स को ये करो, वो एक्टिविटी। टीचर्स स्कूल में तो जो करते हैं, घर आके भी 10-10, 11-11 बजे तक लगे रहते हैं। टेलीफोन करते हैं बहुत parents बुरा हाल है, को। पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहना, ये सारी तो ये जो स्ट्रेसफुल या कॉर्पोरेट की जैसे मैंने बात की, इतना स्ट्रेस है, इतनी टीचर्स का तो हमारे एंजाइटी, देश में एक स्ट्रेस और भी है कि काम लिया जाता है उतना पैसा नहीं पैसा दिया भी नहीं दिया जाता है ना। चलो वो एक भी दो है। चीजें जाता। और कॉर्पोरेट से ध्यान पैसा आती हैं मिलता है इसमें। कम से कम। हाँ इसको और जनरलाइज करते हैं हम। हाँ, तो मुझे लगता है कि ग्रीड और एम्बिशन, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, जब हम ग्रीड हमारे में आता है कि हमें ये भी हासिल करना है, ये भी हाँ। हासिल करना है, बिल्कुल ग्रीड लीडिंग टू एम्बिशन, तो एक बैलेंस तो बिगड़ेगा आपका। बिल्कुल। अगर एम्बिशन बहुत ओवर रीचिंग एम्बिशन है तो उस हालत में वो जो बैलेंस की बात हम करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसमें डिस्टरबेंस होगी। एक फैक्टर और मुझे लगता है जो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्रीड एम्बिशन के साथ में प्राइड। जब हम ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे होशियार कोई नहीं है, Narcissism हमसे की जैसे। इंटेलिजेंट कोई नहीं है, नार्सिसिज्म की जो हाँ। बात करते हैं, प्राइड के तो- बजाय ईगो की अगर Ego, नाम yes. दें तो ईगो भी नहीं, है। हाँ। मैं प्राइड को और थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे ओके ले रहा हूँ। ओके ईगो नहीं, उससे ऊपर की स्टेज है कि जैसे रावण की बात है, वो ईगो नहीं थी, वो प्राइड था। या हिरण्यकश्यपु की बात करें या हम उसकी बात करें, कंस की बात करें, तो जब हम ये मान लेते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो जो भी थोड़ी सी भी चीज़ हमारी इच्छा के खिलाफ खिलाफ होगी, जाते हैं। यस। दैट वुड डिस्टर्ब आवर बैलेंस। तो आफ्टर covering career part and mental health, the second important aspect in life is making a decision regarding your life partner, choosing your life partner, then sustaining your रिलेशनशिप balanced relationship with her or Him. towards him is another vital issue where you need
a mental balance, and that is why so many divorces are taking place. So many people who happen to live for life together, ये हजारों पेड़ जो कतारों में खड़े नजर आते हैं, पास जाकर देखो तो इनमें भी फासले बहुत हैं। बहुत तो इन फासलों को अगर हम नापने लगे तो देखेंगे कि हर फासले के पीछे एक मेंटल हेल्थ, एक मेंटल पर्सनैलिटी का होना मैटर करता है। वो यहाँ ईगो की बात आ जाती हाँ, है। यहाँ ego, हाँ। यहाँ ईगो की बात आती Yes. है। ईगो एक्चुअली ईगो मैरिटल रिलेशनशिप में, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप आप ले लीजिए, हाँ। ऑफिस में ले लीजिए, Yes. कहीं भी, दोस्तों में ले और हाँ लीजिए। कहीं भी ले लीजिए, यहाँ भी ईगो है। वहाँ इसका मतलब जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, अगर बैलेंस नहीं है तो ईगो इज ऑटोमेटिकली देयर, दैट मीन्स समवेयर, जो कि आपके बैलेंस को बिगाड़ रही है। तो मुझे वो आर्य तो- साहब बहुत पहले ब्यूरोक्रेसी से बाहर आके एक बात समझ आई, जिसको मैं एक रुबाई में कहता हूँ कि छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा है। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने आने लगा लगा है, और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर सबब आने लगा। तो when you become a watcher of your life, when you become alert and start visualizing how your personality is working at every juncture, at every station, then awareness come. और ये जो सतत जागरण है, ये आपको ईगो से मुक्त करने में सहायक होता है। ईगोलेस आप कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन इससे मुक्ति कुछ हद तक प्राप्त हो सकती है जब आप स्वयं को और दूसरे को इम्पार्शियल ढंग से ऑब्जर्व करना शुरू दृष्टा की Yes. भाव सेल्फ में। अवेयरनेस तो है, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ ईगो के लिए नहीं, हर चीज़ के हर लिए, एक चीज के लिए। एनीथिंग, एनी एक्सपीरियंस, एनी फीलिंग, एनी थॉट, अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो इमीडिएटली नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव तरफ। जाने की कोशिश कर सकते हैं। अंधकार कितने से प्रकाश की सक्सेसफुल, तरफ जा सकते हैं। हाँ, कितने सक्सेसफुल होंगे, दैट डिपेंड्स Yes. अगेन योर मेंटल, ऑन योर मेंटल हेल्थ। कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर फियर या गिल्ट या एंग्जाइटी या कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है किसी के लिए, जेलिसी, है ना, तो जैसे ही अवेयरनेस आई, शिफ्ट कैन हैपन Yeah. इफ यू आर मेंटली हेल्थी। यस। अगर नहीं तो फिर आप और इसमें- डूबते चले जाएंगे। इसमें बचपन का क्या रोल हो सकता है, मतलब मेंटल हेल्थ के इसमें जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं या पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप है या चिल्ड्रन टीचर रिलेशनशिप है, उसका क्या रोल हो सकता है, या उसके अंदर फाइनेंशियल कंडीशंस का भी या सोशल एनवायरनमेंट का क्या, इनका भी कोई रोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, Definitely चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इनका रोल तो होगा ही। हम बेसिकली जब बचपन में होते हैं तभी हम चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और हम अपने बिहेवियर का पैटर्न, जो कुछ हम देखते हैं अपने आसपास, उसी में से डेवलप करते हैं। बड़े होते जाते हैं, चीज़ें सीखते जाते हैं। पिता अगर गाली देगा तो बच्चा बहुत आसानी से गाली देना सीख जाएगा। पिता अगर माँ का सम्मान नहीं कर रहा है तो बच्चा ये मान के चलेगा कि महिलाओं का सम्मान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपस में बहन भाइयों के बीच के संबंधों को अगर उन्हें बचपन से ना सिखाया और समझाया जाए तो प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो वही प्रॉब्लम वहाँ भी आएगी। खास तौर पे हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज में हमारा डेवलपमेंट, बच्चों को जिस तरीके से हम उन्हें बड़ा करते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती ये है, लड़कों को हम सर पर बिठाते हैं और लड़कियों को हम बार बार ये समझाते हैं तुम्हें दूसरे के घर जाना है। ये सारी की सारी समस्याएं अब जब एडुकेशन के साथ जुड़ी हैं तो ईगो को बहुत तरीके से बढ़ाकर और एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसीलिए तो तलाक हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ तलाक एक बहुत अच्छी बात है। कम से कम लगातार परेशान होते रहने से अब दोनों व्यक्ति अपनी मेंटल हेल्थ खराब करें, इससे अच्छा ये है कि दोनों व्यक्ति आराम से अलग हो जाएं और अपना जीवन जिए। अगर कहीं एडजस्टमेंट हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो मैं समझता हूँ व्यक्ति को अकेले जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। जब आप अकेले हैं तो आप बहुत फायदे में हैं, जब आप साथ हैं तो आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है।
कितना किस लेवल का कॉन्फ्रंटेशन हाँ, या या, किस या। लेवल का वो है। अगर ऐसी है जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर आप देयर इज नो प्रॉब्लम। दुनिया के सबसे अगर ज्यादा लगता है कि सक्सेसफुल लोग वही हैं जो अकेले हैं। वो तो अपना भाई- अपना व्यू पॉइंट है। यस यस ये एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत हद तक। एक्चुअली मुझे लगता है जो भीड़ आपने में भी कहा तन्हा है, एक में भी या, अकेले या। हैं, वो ठीक है, वो हाँ, बात तो हम वो- समझते हैं। दूसरा कि- जैसे हम बचपन की आपने पूछा कि बचपन के एक्सपीरियंस जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, उसमें मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से अपब्रिंगिंग आपकी कैसे हुई है ना। इफ़ योर पेरेंट्स आर वेरी इनकरेजिंग टाइप, अंडरस्टैंडिंग टाइप, दे गिव यू अफेक्शन, जैसे हम ये कहते हैं कि हर हाल में हम तुम्हारे हैं, वी लव यू डिस्पाइट ऑल योर वीकनेसेस एंड ऑल दैट। अगर आप बच्चे की इस तरह की परवरिश करते हैं कि ठीक है तुम में 100 खामियाँ हो सकती है फिर भी हम तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा ऑफ कोर्स साथ में गाइडेंस चलेगी, ये नहीं कि हम बिल्कुल बिगाड़ दें बच्चे को, गाइडेंस देंगे टाइम टू टाइम, उसको ठीक क्या है गलत क्या है वो समझाएंगे, Corrective भी रखेंगे। लेकिन प्यार में कमी नहीं आएगी, है ना। आप बच्चे को थप्पड़ भी लगा दें लेकिन उसके बाद आप उसको प्यार भी करें, वो एक बैलेंस जो है वो रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बच्चे को हमेशा शो डाउन करते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, या उसको मतलब हमेशा डांटते हैं, अगर जैसे हर बच्चा जो है वो जीनियस नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा बच्चा कंपैरिजन की जो मैंने बात भाई की, बहन में भी कंपैरिजन भाई बहन कर में भी देते हैं। कंपैरिजन है, ये तेरी बहन कितनी अच्छी है, ये भाई कितना अच्छा है, तू बेकार है, या इस तरह, या फिर तेरे को पढ़ाई में तुम बेकार हो। नो, डोंट, जो भी जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी आप उसको एक्सप्लोर करें, देखें कि ये कहाँ तक कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उस रियलिटी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि बच्चे को हमें इनकरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, शो डाउन नहीं हमेशा करना चाहिए। तो ऐसे जो भी एक्सपीरियंस हैं, फ्रेंड्स के साथ जो एक्सपीरियंस हैं, टीचर्स के साथ जो एक्सपीरियंस हैं, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या डेप्रीवेशन का भी रोल होता है, फाइनेंशियल डेप्रीवेशन? जैसे कोई बहुत गरीब परिवेश में बच्चा है तो उसमें जो ग्रीड की भावना आएगी, या उसमें एम्बिशन या आएगी, या वो ये कहेंगे कि वो जैसा उसने देखा है उसको छोड़ के कुछ बड़ा करना चाहेगा, और उससे फिर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज। इट डिपेंड्स, वो भी मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स डिप्राइव्ड फीलिंग में हैं कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, तो वो ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर आप देखो जो हमारे यहाँ मेड्स आती हैं, या हमारे जो भी काम करते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, कई बार मैंने देखा कि वो हमारे से ज़्यादा मेंटली हेल्दी हैं, हमारे से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके अंदर डेप्रीवेशन की फीलिंग नहीं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसे है। अगर आप हमेशा डिप्राइव्ड फील करेंगे तो वो बच्चों तक ट्रांसफ़र हो सकती है, अनलेस द चाइल्ड हैज़ ए हेल्दी पर्सनैलिटी, हेल्दी माइंड, फिर हो सकती है। अगर हेल्दी माइंड है, अब मैंने देखा बहुत से बच्चे बहुत सी गरीब फैमिलीज में से आते हैं, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी, एंड यू नो दे Yes. डोंट माइंड, उनको ये नहीं लगता भी ये बंदा बड़ी महंगी गाड़ी से उतरा है तो मैं इसको बड़ी सुपीरियर वो उससे देखूँ। नो, दे डोंट डू इट, इट डिपेंड्स। मेरे पास माँ है वाली बात वो बात नहीं, वो एक स्टोरी भी कोट करते हैं ना कि भाई एक मालिकन कपड़े की Thank you, दुकान पे गई हुई थी, तो उसने कहा कि भाई मुझे एक सूट दिखाओ। तो वो जो सूट दिखाया गया वो थोड़ा कॉस्टली था, तो उसने कहा भाई मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेड के लिए चाहिए। तो उन्होंने सस्ता सा सूट दिखा दिया। फिर दूसरे परिदृश्य में ये बात सामने आई कि वो मेड उस कपड़े की दुकान पे जाती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे एक सूट चाहिए, तो वो एक हल्का सा उसके हिसाब से सूट दिखाते हैं। तो वो ये कहती है कि मुझे ये सूट अपने लिए नहीं चाहिए, मेरी मालकिन के लिए चाहिए, बढ़िया। उसका बर्थडे है और आप बढ़िया सा सूट दिखाएं। अब आप देखिए कि मेंटली मालकिन कौन है और काम करने वाली कौन है। तो निर्भर ये करता है कि आपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में से क्या इनहेरिट किया, आपके हाथ में क्या आया है। तो किसकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा बढ़िया है, यस, मेड की है या यस, एग्जैक्टली।
सो कहने का भाव ये है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इन सारे फैक्टर्स का कुल जोड़ हमारा व्यक्तित्व बनता है। अब वो कौन सा फैक्टर कहाँ क्या काम कर रहा होता है, ये हम आइडेंटिफाई कर पाएँ ना कर पाएँ ये दूसरी बात है, लेकिन हम गिवन सर्कमस्टांसेस में, गिवन सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू आवर इनर पर्सनैलिटी एंड मेंटल बैलेंस के हिसाब से काम करते गंभीर साहब, एक सवाल और उठता है मेरे दिमाग में। हैं। ज़रूर ज़रूर। सवाल ये है कि जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, नॉलेज नहीं कहेंगे, यस यस, इंफॉर्मेशन कहेंगे, उसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, एक तो ये। और इसके साथ एक सब्सिडियरी क्वेश्चन और उठता है कि ये मैं कई बार ये महसूस करता हूँ कि जितना हम ज़्यादा सोचते हैं उतना हम ज़्यादा परेशान होते हैं। ओवरथिंकिंग। इग्नोरेंस इज ब्लिस जिसको कहते Yeah. हैं। तो क्या ओवर थिंकिंग जो ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, क्या वो अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, या वहाँ भी कोई किसी किस्म का एबरेशन हो सकती है? देखो अरे साहब, प्लीज साहब, यस यस, अरे साहब, मैं आपके दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर देता हूँ। इन दिनों में कुंभ मेले पे बहुत से साधक आए हैं। उनमें से एक आईआईटी ग्रेजुएट, बड़ी चर्चा रही है, उसके बड़े वीडियोस भी आए हैं। मतलब लोग कहते हैं इंटेलिजेंट है ही है, नो डाउट। आगे आईआईटी बॉम्बे से वो पास आउट है, जॉब करी है, बट अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे लगता है कि वो भटका हुआ प्राणी है। हाँ, मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है। यस। और इवन ओशो उस साहित्य में जहाँ पर वो कन्फेशन करते हैं बहुत सी बातों का, वहाँ ये बात कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होके इस रास्ते पे जाना चाहते हैं, उनके हाथ में कुछ हासिल नहीं होता। एक एग्जाम्पल कोट करते हैं कि मैं जब बतौर फ़िलासफ़ी की एमए करके जबलपुर यूनिवर्सिटी में गया, तो जिस चौराहे पे मुझे उतारा गया वहाँ 4 रास्ते थे, और एक बुज़ुर्ग आदमी दाढ़ी बढ़ाई हुई, मैंने उससे पूछ लिया कि भाई यूनिवर्सिटी का रास्ता कहाँ है, तो उसने ये कहा, चारों रास्तों पर इशारा करके कि इससे जाओगे तो भी नहीं पहुंचोगे, इससे जाओगे तो भी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचोगे। इस तरह से करके उसने चारों रास्तों को नकार दिया और कहा कि यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। तो ओशो लिखते हैं कि वो मेरे से आगे चल रहा था और बुड़बुड़ा रहा था कि वैसे जो यूनिवर्सिटी पहले भी पहुंच गए हैं, उन्होंने क्या हासिल कर लिया। तो मेरा ये मानना है, ख़ास तौर पर इस तरह के आईआईटीएन को देख के, जो आप देखें वो ही इज़ टोटली कंफ्यूज, कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, कभी किसी साधना की बात करता है, और आपको कोई रास्ता समझ नहीं आता कि किसको वो फॉलो करना चाहता है। सर, जिनको रास्ते समझ आते हैं वे इस तरह के मेलों में जाके नुमाइश का ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली पेरेंट Yes. सन रिलेशनशिप भी अनहेल्थी लगती है Yeah, जब उन्होंने yeah. एक आध जो वीडियो देखी। यस। तो कहने का भाव ये है कि जीवन में साम्यक रहना तो अति उत्तम है। आप इवन एक स्टेज पे, लेट मी कन्फेस इट, जब हमने ओशो को पढ़ना शुरू किया तो ये स्थिति पैदा हुई कि संसार को छोड़कर एग्जैक्टली, जो है वो इस जीवन पे ही चलते हैं। लेकिन जब स्वयं से साक्षात्कार किया, डायलॉग किया, बात ये उभर के आई कि क्या इस जीवन में इस रास्ते पर चलने के लिए दूसरे रास्ते को त्यागना ज़रूरी है? क्या हम
एक साम्यक ढंग से अपने जीवन की गृहस्थी को करते हुए इन सारी बातों का उस प्रभु को स्मरण नहीं कर सकते। तो कहने का भाव ये है कि जीवन में आपको जगह जगह टेम्पटेशन मिलती है, जगह जगह आपको ऐसा लालच मिलता है जो आपको अपनी तरफ गिरता है, लेकिन फिर यही जो मेंटल बैलेंस है ये आपको प्रेरित करता है कि आप उतना ही कदम उठाएं जितना आप आगे चल के थ्रू आउट लाइफ झेल सकते हैं। हमने ऐसे लेक्चरर्स देखे हैं, शी विल बियर, बोथ ऑफ देम विल बियर मी आउट, जिन्होंने अपनी यूथ लाइफ को ये कह के कि भाई हमने सात्विक जीवन जीना है, शादी तो करी नहीं, और साथ साथ कभी कहीं किसी को ब्रह्म कुमारी को अपना लिया, कभी किसी साधु संत के चेले बन के जीवन जीना शुरू कर दिया, और बाद में वन वे और दी अदर उनको रिग्रेट करते हुए देखा है। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में आप जिस भी रास्ते पे चलते हैं, मैंने ब्यूरोक्रेसी में देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनेस्ट होने की दिखावी तौर पर कस्में खा लेते हैं, और बाद में मेरे एक सीनियर ऑफिसर बिना नाम लिए हुए वो मेरे से अनुमोदन लेता था कि भाई ये बताओ कि अगर छोटी मोटी इधर उधर से कोई प्रिविलेज ले लिया जाए तो क्या वो दिक्कत पैदा कर, तो किसको दिक्कत पैदा करनी है, Yes. आपके माइंड में Yeah. करेगी। Yeah. बल्कि मुझे तो गंभीर साहब ऐसे लगता है कि जैसे हम सोचते हैं ना कि कुछ लोग देखो ऐसे होते हैं जो शुरू से दे आर वेरी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड, Yes. और उनको शायद इतने एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं, दे आर मेड फॉर दैट फील्ड एंड दे गो इनटू दैट। Yeah. देयर आर पीपल हु आर Yes. यू नो इनहेरेंटली शायद उनके कुछ कार्मिक ऐसे वो हैं कि वो शुरू से दे आर बहुत सात्विक होते हैं और उसी फील्ड में आगे जाते हैं। लेकिन जो हम नॉर्मल लोग हैं उसमें मुझे लगता है कि अगर हम एक तरह से गृहस्थ जीवन की बात करते हैं, या मान लीजिए जॉब में कोई ऐसी सामाजिक जीवन की सिचुएशंस बात करते हैं। आती हैं जिसमें हमारे सामने बहुत चांसेस हैं कि हम बंगलिंग कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, मान लीजिए हम somehow we have gone through that, उसके बाद जो आपके अंदर वो डिस्पैशन की फीलिंग आती है ना, या फिर आपने सारा पैसा देख लिया, मान लो अब मैंने 41 ईयर्स आई हैव डन द जॉब, आपने भी शायद इसी तरह की, सब ने, किसी ने 35 40, उसके बाद कमाने के बाद सब करने के बाद ना एक टाइम आता है जब आपको लगता है सब कमा के क्या मतलब Yes. ठीक है, इट इज़ ऑल राइट, हाँ। एवरीथिंग इज इन द बैंक, Yes. आपने उतना ही यूज़ करना है जितना आप यूज़ कर सकते हैं, उससे Right. ज़्यादा नहीं। और आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाले हो Yeah. जिनको शायद ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल वो ठीक। आपसे ज़्यादा अभी कमा रहे हैं, जो आप एंड Yeah. में जितना कमाया वो Yeah. बच्चे अभी कॉर्पोरेट्स में इधर उधर हैं, दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, और उनको आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। अगर हमने कोई गलत काम किया किसी ने, तो वो अपने उसका बच्चों बोझ के भी- लिए किया, बोझ भी अपने वो पर बच्चे अब रहेगा। आपके, हाँ वो गिल्ट वो आपके कहेंगे ऊपर, आपने किया Yes. है। Yeah. वो गिल्ट आपके ऊपर, और बच्चों को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं, या उनको होगी तो वो लड़ते झगड़ते रहेंगे और आप जो हैं अपने कर्म भोगते रहेंगे। तो वो एक वो डाकू जो की कहानी डिस्पैशन नहीं की आती फीलिंग ऐसे आती है कि ना, एक ऋषि को डाकू ने लूटने की कोशिश की कुछ, और डाकू ने ऋषि ने कहा भी एक बार पूछ तो आओ कि भाई ये जो इसका हाँ, फल कौन बिल्कुल, लेगा। एग्जैक्टली। बीवी भी मना कर गई, बेटे भी मना कर गए, तो आती बार वो सारा फेंक फाके और ऋषि के पीछे चल पड़ा है। तो कई बार ये भी लगता है कि अब समझ में नहीं आ रही, बाद में समझ में आती तो है। वो मुझे लगता है वो जो एक्सपीरियंस के बाद डिस्पैशन आता है ना, हाँ। जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे कि जो एक राइटर अपने एक्सपीरियंस से लिखता है ना, वो उसमें गहराई होती है। तो ये जो हम अनुभव हमारे होते हैं, वो उन अनुभवों से निकल के जो हमारी डिस्पैशन या मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है ना, वो फिर उसको कोई ख़राब नहीं कर सकता। देखिए राइटर की केस में मैडम मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली लिखना जो है ये आपकी मेंटल हेल्थ को स्टेबिलिटी देता है, हाँ बिल्कुल,
क्योंकि कैथार्टिक हो जाता है। क्योंकि हाँ कैथारसिस Yes, के yes. स्टेज से आप गुजर जाते हैं। बिल्कुल। जो कुछ आप महसूस करते हैं सारी दुनिया उसे समझने को तैयार नहीं है। आप किसी को लेक्चर दें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कम से कम जब आप लिखते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं, हाँ। आप अपनी बात को लिखते हैं, और अगर 4 लोगों तक भी वो पहुंचता है तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। इसीलिए आप देखिए ना, एक ज़माने में बहुत गिनती की पत्र पत्रिकाएं होती थी। आप रचनाएं लिख लेते थे और अपने पास इकट्ठी हो जाती थी। उन पत्र पत्रिकाओं में उन्हें जगह नहीं मिलती थी। आपके पास बड़ी खूबसूरत स्लिप्स आ जाती थी, रिग्रेट स्लिप्स, खेद है हम आपकी रचना का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वेब ने ख़ास तौर पे जो आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सारी चीज़ों ने उस सारे बैरियर्स को तोड़ दिया। तो एक तरीके से इन्होंने आपको मेंटल हेल्थ दी है। आप जो कहना चाहते हैं, हज़ारों लोगों को बताना और सुनाना चाहते हैं अपने बारे में, आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके कह सुन लेते हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी है, इसने आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट भी किया है। Yes. क्योंकि दूसरे लोगों को अपने कहने से जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो आपको नहीं मिल रहा है। Comparison आ आप जाता है ना कंपैरिजन social करते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है। बेसिकली मेंटल हेल्थ कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है और आप जीने की इच्छा रखते हैं, आपका सोचने का तरीका पॉजिटिव है, तो निश्चित रहिए आपकी मेंटल हेल्थ भी किसी न किसी तरीके से बैलेंस होकर आपको एक अच्छा जीवन दे सकती है। एक सामान्य आदमी का जीवन तो दे ही सकती है। इसमें जी हाँ, प्लीज। इसमें ना मैं थोड़ा सा जी, मैं भी ऐड disagree करना, करता हाँ, हूँ। मैं थोड़ा disagree सा करता हूँ, आप हाँ, agree हैं? disagree नहीं, आई डोंट एग्री, लाइक वी कैन हैव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जी, जी। मुझे ये लगता है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो पर्सन फिजिकली हेल्दी है वो मेंटली हेल्दी होगा, हाँ, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे जरूरी तो नहीं। इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, दे मे नॉट बी मेंटली हेल्दी, या बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, दे मे नॉट बी मेंटली हेल्दी। बॉडी और माइंड दे आर इंटरकनेक्टेड। अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो माइंड हेल्दी होगा ही होगा, ये गारंटी ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। मेंटली अगर आप हेल्दी हैं तो देर इज़ मोर पॉसिबिलिटी दैट बॉडीली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो यू कैन बी हेल्दी, बिकॉज योर आपका जो अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं या आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो आपकी हेल्थ को ठीक रखेंगे। हाँ, वो आपके पॉजिटिव हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगी, ठीक कह रही हैं। आपकी गट हेल्थ ठीक रहेगी, और जो टॉक्सिन्स हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे, कोर्टिसोल्स कम प्रोड्यूस होंगे। तो फिजिकली हेल्दी रहने की पॉसिबिलिटी उन लोगों में बढ़ जाती है जो मेंटली हेल्दी। हेल्थी रहते हैं। पर जो फिज़िकली हेल्दी हैं, हालांकि ऑफ कोर्स ये नहीं है कि फिज़िकली आप अगर आप मेंटली अनहेल्दी हैं तो फिज़िकली टोटली अनहेल्दी होंगे, ऐसा भी नहीं होता। पर देर आर मोर चांसेस कि फ़िज़िकल हेल्थ आपकी बिगड़ जाएगी। और फिज़िकली बहुत हेल्दी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकल मेंटली भी ऑल्सो यू आर वेरी वेरी हेल्दी। एक बैलेंस होना चाहिए हाँ, कहीं। थोड़ा सा मतलब ये होता है कि अगर उसके साथ फिज़िकल हेल्थ के साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है तो थिंग्स आर, फिर आप बड़ा अच्छा इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ जो है वो लीड कर सकते हैं, हैप्पी लाइफ। जी आर्य साहब, आप कुछ कहना चाहिए? मैं इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देख रहा हूँ बात को। एक तो ये कहना कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आज के ज़माने में। मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर कोई सबसे बड़ा इशू है तो मेंटल हेल्थ का मेंटल है। हेल्थ Agree. क्योंकि एलिनेशनल प्रोसेसेस, खासतौर से अगर हम वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ते नहीं, हैं अर्बन पॉपुलेशन के बारे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एलिनेशन, आइसोलेशन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस समय है। और मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा बिजनेस है। साइकेट्रिस्ट अमेरिका में जितना पैसा कमा रहे उतना हैं, कोई नहीं कमा हर आदमी ट्रैंकुलाइजर ले रहा है कि या कोई शराब के नशे में या कोई और एस्केपिज्म कर रहा है। बिल्कुल। तो एक हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू हो वेरी गया। इंपॉर्टेंट। दूसरा इशू इसके साथ ये है कि अभी जो मैंने बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की थी, कि हम कहीं से, इससे पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस एलिनेशन इशू को या आइसोलेशन को ख़त्म करने का शायद एक ही तरीका है। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, उनसे एक दिन बात हो रही थी ऐसे ही, तो बात करते करते उन्होंने कहा कि कलयुग में ये कहते हैं कि नाम अदारा, मैं कहता हूँ कि कलयुग में कम्युनिकेशन अदारा है। कम्युनिकेशन, इफ़ यू गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद पीपल, राइट और रॉन्ग, हंस लो, रो लो, गुस्सा कर लो, लेकिन कम्युनिकेट अगर आप करते रहते हैं तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होंगे। जिसमें हम ये भी और कहते हैं अगर- कि सोशल कनेक्शन हाँ, हमारे वो बड़े social- स्ट्रॉन्ग होने हाँ, वो चाहिए इसीलिए ताकि हम कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन को उन्होंने कहा कि ऑल द लेटर्स कैपिटल। हाँ, यस। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात डिजिटल मीडिया ही दे रहा है हमें, या दोनों तरफ ले जा रहा है। दोनों उसके उसी डिजिटल मीडिया के ऊपर मैं अब आना चाहूँगा जी, जी,
जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर वहाँ आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं तो मेंटल इशू और बढ़ेंगे। या यू हैव टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ एट सम स्टेज कि भाई ये नहीं देखूंगा, ये नहीं सुनूंगा, और इतनी बकवास मैं सहन नहीं कर सकता। तो आपको एक लक्ष्मण रेखा अपने लिए खींचनी पड़ेगी अगर आप मेंटली हेल्थी रहना चाहते हैं Yes. अपने आप को, वरना तो फिर जो है फिर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने शायद पिछले 10 साल से टीवी देखना छोड़ा हुआ। आई डोंट सी। अगर अब क्योंकि उसमें मोस्टली आप देखोगे इतनी लड़ाइयाँ न्यूज़ चैनल्स पे, स्पेशली अगर आप चले जाओ। कभी मैं देखती थी तो अपना कोई, जैसे जो मेरी मनपसंद का प्रोग्राम है, कोई सीरियल नहीं मैं देखती, कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखती। आई डोंट वॉच एनीथिंग। और मोबाइल या जो आईपैड जो भी आपके पास है उस पे आपकी चॉइस है कि आप जो है क्या हाँ देखना ये चाहते हैं? आपने इस, मान लो मैं हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वट एवर योर चॉइस, है ना। जो चीज़ आपको खुश करती है या आपको हेल्दी रखती है फिजिकली और मेंटली, यू कैन चूज अभी दैट। यही बात मैं हाँ। गंभीर साहब से कल कह रहा था कि अभी मैं कई महीने बाहर था देश से, तो आने के बाद सबसे पहले मैंने ये काम किया कि न्यूज चैनल वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया। आई वॉन्ट वॉच एनी टीवी। तो उससे मेंटली जो मेरा इक्विलिब्रियम बिगड़ रहा था हाँ बिल्कुल। वो कंट्रोल में आ गया। अब मेरी मर्जी है, जो आप बात कहते हैं कि बिल्कुल। मुझे कोई फिल्म देखनी है या कोई प्रोग्राम देखनी है, मैं देखता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये जो है, जो इसको अगर हम मुहावरे में यूज करें तो ये जो थूक बिलोते रहते हैं हाँ टीवी चैनल्स पे, या दे ओनली बम्बार्ड आवर माइंड। देखिए उनका तो सर बिजनेस है। उनका business बिजनेस है ना, लेकिन हमारी हम मेंटल हेल्थ हम उनके ट्रैप में आ जाते हम हैं। उनके विक्टिम क्यों बने? बड़ा। question ये। दैट इज now coming to the last phase of this discussion, how mental health can help the elderly people to have a balanced, good life with their children, with Right. their life partner, and how to have a balanced old age time, उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हिस्से को किस तरह से हम सुंदरता से एंड अप करते हैं, दैट आल्सो मेक्स आवर लाइफ सक्सेसफुल लाइफ। तो इसके बारे में सबसे बड़ी बात तो ये सर, एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल मत रखिए। या आर्य साहब वाली बात हाँ, हाँ। बच्चों से बच्चे मेरा ये करें, मेरी बात सुने, समझें, मैं जो कहूँ उसी तरीके से चलें। उनके अपने अनुभव हैं, वे अब बड़े हो गए हैं, तो एल्डर्स को ये समझना चाहिए कि हम बिना मांगे कोई सलाह ना दें। हाँ और अगर सलाह देने का फिर भी मन करता है तो फिर सोशल मीडिया है, उस पर सलाह दें कि चार लोग एग्री और डिसएग्री कर जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, कोई लाइक अपने करेगा, बच्चों कोई को कम से कम डिसलाइक सलाह करेगा। ना दें, क्योंकि आपके बच्चों के साथ आपको रहना है। सोशल मीडिया में आपने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया या टीवी स्विच ऑफ कर दिया तो कट जाएगा, लेकिन बच्चों के साथ नहीं कटा जा सकता है। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जो एल्डर्स हैं वे कम से कम अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ध्यान दें। बहुत Right. फिजिकल मॉर्निंग और वॉक मेंटल है, दोनों। एक बड़ा स्वस्थ किस्म का डिस्कशन है, ऐसी बातें आपस में एक दूसरों के साथ बैठे और ये बात ना करें कि बेटे से बैठ के बात करेंगे, बहू से बैठ के बात करेंगे, बेटी से बैठ के बात करेंगे। कभी कभी पत्नी से भी कर लें, और पत्नी से भी नहीं होती तो कोई दिक्कत की बात कभी नहीं। कभी फ्रेंड्स के साथ पत्नी से भी नहीं वो होती ज्यादा हेल्दी है। कभी-कभी नहीं, पत्नी से बातचीत नहीं होगी तो सब कुछ हेल्दी रहेगा। वही कह रहे हैं, कभी कभी अपने कर लेनी पार्टनर, चाहिए। पत्नी नहीं कहना, पार्टनर पार्टनर के कभी लीजिए। कभी अपने, क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं, मैं बैठी हूँ यहाँ, या तो कभी कभी अपने वो तो खैर अपना एक ग्रुप बनाइए। फ्रेंड्स के हाँ, साथ। आप सैर करने जाइए, आप छोटी छोटी यात्राओं पे निकल जाइए, आप अपने डॉक्टर की क्लास लीजिए। डॉक्टर आपको दवा देता है, कभी उसे बताइए कि डॉक्टर साहब मुझे तो आप बीमार लगते हैं। हाँ। कभी कभी इस तरह की चुगलबाजी कीजिए और देखिए कि जीवन आपका शानदार हो जाएगा। एक्चुअली ना अरे साहब। हाँ, मुझे दो चीजें याद आ गई इस हाँ। मामले में। एक मैं कहीं ऐसे टीवी में कहीं जा रहा था, तो वो उसमें रेडियो पे एक प्रवचन आ रहा था किसी साधु का। उसने कहा वैसे तो प्रकृति ने ही इलाज कर दिया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
आपको सुनना बंद हो जाता है। कम हो जाता बहुत है। Very बढ़िया, good. जो सुनेंगे नहीं तो हाँ। लड़ेंगे नहीं। दिखना बंद हो जाता है, हाँ। कम हो गलत जाता चीज है। देखेंगे नहीं। या तो जो चीज आपको इरिटेट करती है वो दिखेगी नहीं, तो बात खत्म। तीसरी बात, आपके दांत टूट जाते हैं, तो जो खाने पीने का शौक है वो भी कम वो हो भी कम हो जाता है, जाएगा। जीभ लड़खड़ाने लगती है, तो बोलने का भी काम खत्म हो जाता है। राइट। तो मेंटल हेल्थ अपने आप प्रकृति। ठीक होगी। ये तो चलो उसने, लेकिन हाँ। बात बड़ी पते की कही, मैंने इस पर बहुत देर तक विचार किया और मैंने कहा बात ये बिल्कुल ठीक कहता है कि प्रकृति ने ही इंतजाम कर दिया। यस। और थोड़े दिन पहले फेसबुक पर अचानक एक छोटी सी पोस्टर नुमा कविता आई, वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसको कहा कि इसको, मेरा जो काम करता है कि इसका एक पोस्टर बना के, उस कविता का की लाइनें तो अब राइम तो टूट गया, लेकिन भावार्थ भाव होता ये है। है हाँ, हाँ, हाँ। कि एक पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। बूढ़ा था तो उसको कम दिखता था, तो जितना कम दिखता था उतना वो कम बोलता था। जितना वो जितना कम दिखता था उतना उसको कम सुनता भी था। जितना कम दिखता था, जितना कम सुनता था, उतना वो कम बोलता भी था। और कम बोलता था इसलिए वो सुखी था। सुखी था। हाँ, ठीक। तो पेशेंस, वही आपके वाली बात है। तो पेशेंस की बात आ गई इसमें, तो कि Yes. यू हैव टू बी टॉलरेंट एंड जी मैडम। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी यही फील करती हूँ। हालांकि एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ ओल्ड एज में मेंटल हेल्थ की हम बात नहीं करेंगे। मेंटल हेल्थ इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ वो तो लाइफ। बचपन से जरूरत है। पर ओल्ड एज में आके स्पेशली बिकॉज एक तो मुझे लगता है कि विद एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक हम लोग वी लर्न टू टॉलरेट थिंग्स। तो होता ही है, टॉलरेट नहीं करेंगे तो अपनी हेल्थ ही ख़राब करेंगे। तो सेकेंडली जो आपने कहा कि बच्चों का उनको एडवाइस नहीं देनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरेशन गैप आजकल इतना Yeah. है। जिस कई बार क्या होता है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आजकल छोटे बच्चे जैसे दे आर वेरी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लॉजिक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो वेस्टर्न सीरियल्स और देखते हैं Models जिसमें को। बच्चे बड़े बदतमीजी से भी बात करते हैं हमारे स्टैंडर्ड ठीक के है, हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। उनके हिसाब से शायद वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर हमें वो थोड़ी सी बदतमीजी के लेवल पे लगती है। तो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं आजकल। उनको लगता है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड 4 लेटर ग्रैंड वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत होने लग गया वो है, हो आप गया। रोकेंगे बट तो। अगर इंटर रिलेशनशिप की बात देखें तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो उतनी बेबाकी से बात करते हैं जितनी वो फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को ये समझना है कि आज की जनरेशन और हमारे जो एक्सपीरियंस थे, जो पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप थे, वो आजकल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे इतना वेस्टर्न लाइफ का एक्सपोजर हमारा टीवी का, इन चीज़ों का नहीं था, जो कि आजकल बच्चों के लिए है। तो अगर हम इस चीज़ को अभी समझ जाते हैं तो हमारी ही मेंटल हेल्थ उससे बेटर होगी और घर में जो हारमोनी हारमोनियस बनेगी। वो बनेगी। रिलेशनशिप्स हैं वो बनने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। यस। अरे साहब, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इस बात को देना चाहूँगा कि बुज़ुर्ग पेरेंट्स को फाइनेंशियल तौर पे सारा कुछ त्याग के बच्चों को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नहीं देना चाहिए। उनके हाथ में आप धीरे धीरे, कीपिंग इन व्यू योर एज, अपने आप चीज़ें पास ऑन होने दीजिए। लेकिन अगर आप अपने आउट ऑफ प्रोपोर्शन के लव के उसमें सब कुछ पहले ही उनको आप सौंप देंगे तो मुश्किल पैदा हो सकती आसपास हम देखते हैं कितने लोगों को इस बात की दिक्कत रहती है। मैं इसको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस दे के चलता इसमें Nominee, सर एक they बात are always मैं nominees. इसमें एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि प्रिपेयर फॉर योर ओल्ड एज, यस, यानी कि सेव फॉर द ओल्ड एज। या अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो देन यू आर इन ट्रबल। यस, देने की तो बात बाद में आती है, पहले आप अपने को सिक्योर करेंगे। यस, तो जो लोग प्लान नहीं कर पाते हैं अपने बुढ़ापे को, बिल्कुल। तो उनका मेंटल हेल्थ ठीक हाँ, होना हाँ। पॉसिबल नहीं खास है। तौर Will पर बनाना। मिडिल क्लास Middle class एरिया लोगों में। को। देन उसके बाद जब मान लीजिए फाइनेंशियली आप भी स्ट्रांग हो गए, देन
जैसे मैडम ने अभी बीच में कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी की विल बना Will के बनाना, will तरीके बना से के, उनको पास ऑन करें, प्लस बाकी जो भी बातें हैं अगर उसमें आप अवेयरनेस रखते हैं कि कितना आपने इंटरफियर करना है, कितने इंटरफियरेंस को वो टॉलरेट करते हैं, ऐसा उस थ्रेशोल्ड देखना पड़ेगा आपको। सो उसके हिसाब से आपका बैलेंस अगर रहता है तो मैं ये समझता हूँ कि एक हेल्दी बैलेंस लाइफ लीड करने में ये सारी चीज़ें मददगार होती हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आई थिंक हम कई सेशन बात कर सकते हैं। एक पॉइंट मेरे दिमाग जी में आ जी रहा है, जी सॉरी, नहीं बताइए प्लीज़। जो मेरे को ये लगता है कि हम ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हमने देखी कि हमें बच्चों के इंटरफेयर नहीं करना, ये करना, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है दैट इज़ योर वार्म हार्टेडनेस। अगर आप बच्चों को प्यार करते हैं एंड दे नो दैट योर लव इज़ सेल्फलेस एंड यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, ऑफ कोर्स ये नहीं मैं कहती कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती नहीं, लेकिन ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन, थोड़ा बहुत होता है, सबका होता है, नोबडी इज़ विदाउट एक्सपेक्टेशन, पर जो आपका प्यार है उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। वो प्यार आप उनको करते हैं डिस्पाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब जैसे एक ही घर में आप देखिए, हमारे घर में कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लाइक करता है, कोई दूसरे को करता है, कोई तीसरे को करता है। शुरू में मैंने देखा कि कुछ जैसे आपस में फैमिली में, क्योंकि वो दूसरी आइडियोलॉजी के आपस में टसल होनी शुरू हो गई, तो मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताओ, मान लीजिए ये पार्टी विन कर जाती है ना, तो आपका क्या आपकी लाइफ में चेंज क्या आएगा, स्टेक है ना? डू यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू कम एंड हेल्प यू इन एनी वे एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद ईच अदर? वो अपने पैसे कमाएंगे, अपने घर बनाएंगे, पैसा भरेंगे, अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे, आपको किसी ने नहीं पूछना। सो डोंट क्वारल विद ईच अदर बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन यहाँ से मैंने शुरू किया था कि हम डिस्पाइट एवरीथिंग, अगर आप सेल्फलेसली पूरे प्यार से बच्चों के साथ रह सकते हैं तो आपके बच्चे भी काफ़ी हद तक रेसिप्रोकेट करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, अनलेस चिल्ड्रन आर वेरी सेल्फिश और वेरी ग्रीडी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर आपका प्यार जो है, जैसे हम कहते हैं लव मूव्स द वर्ल्ड, तो काफ़ी हद तक आपका प्यार उनको चेंज कर सकता है, कैपेसिटी रखता है चेंज करने की। तो वो भी मुझे लगता मतलब है हमें आपका मतलब ये है कि वार्मथ ऑफ हार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट वेरी वेरी बहुत बहुत जरूरी। वेरी तो श्रोताओं, ये बातचीत करने का मकसद केवल इतना है कि हम अपनी जिस जिस सिचुएशन में हैं उसके ऊपर चिंतन करें और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसका स्वयं अवलोकन करें। इसकी कोई गाइडलाइंस हमारे द्वारा दी गई आपके काम तभी आएंगी अगर आप उसको अपनी गिवन सिचुएशन पर चिंतन के साथ आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार अपने आप में एक अद्वितीय यूनिट है और उस यूनिट में क्या फार्मूला लागू होना है ये कोई दूसरा तय नहीं कर सकता, ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा। और सच बात ये है कि हम तो बाहरी तौर पर जो दिखते हैं, भीतरी तौर पर क्या हैं, इसका निर्णय भी स्वयं ही कर सकते हैं। मैं एक अक्सर बात कहा करता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे कहाँ वो मुझको बताता है। और तलाशता फिरता हूँ खुद को खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। तो साथियों, अपने अपने स्वरूप को समझ के आप हमारी कही हुई बातें इम्प्लीमेंट करें। आपके जीवन में
रत्ती भर भी इससे इम्प्रूवमेंट अगर होती है तो हमें बहुत सुखद अनुभूति होगी। और आप इससे संबंधित कोई भी अपनी राय प्रकट करना चाहें तो हमारे चैनल पे आप प्रकट करिए। मैं अपने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। समय निकाला, बातचीत करी और इस बात के लिए हमें कृतज्ञ किया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ बैठ के पूरी बातचीत संपन्न। बहुत बहुत धन्यवाद।